हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ जो पर्सनैलिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। शी इज़ लाइक सो स्ट्रॉन्ग कि देखिए, जब हमारी लाइफ में बुरा समय चलता है ना, जहाँ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें तोड़ के रख देता है, तो उसके बाद आगे बढ़ना और फिर सक्सेस पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज आप एक दर्द के अंदर होते हो, और उस दर्द के अंदर जब आप शाइन कर जाओ, उस दर्द के साथ, मतलब वो दर्द गया नहीं है अभी, वो दर्द अभी भी अंदर है। मतलब अभी भी आप दुखी हो, अभी भी आप परेशान हो, बट फिर भी क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, तो डिप्रेशन भी आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, ये चीज़ होती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ना ऑथर ने एक बात बोली है। कहता आपके आपके पास सिर्फ एक कंट्रोल है, और वो कंट्रोल है आप अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। आप खुद को बोल सकते हो कि आपको क्या करना है। बहाने मत मारो। कोई भी बहाना इतना बड़ा नहीं है जो आपको रोक सके। तो आप अपनी लिमिट तभी सेट करते हो, आपकी लिमिट उतनी ही है। आपकी लिमिट वही निर्धारित करता है, और वो है आपका दिमाग। आपने अपने दिमाग में जहां अपनी लिमिट सेट कर ली, वही आपकी लास्ट लिमिट है। इन पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऑथर है। ठीक है, इनकी 20 एंथोलॉजी पब्लिश हो चुकी हैं। ओडिसी डांसर हैं। 7 टाइम स्टेट लेवल अवार्ड जीत चुकी हैं। 2 टाइम नेशनल लेवल अवार्ड विनर हैं ये। 1 टाइम रंगोली में। उड़िया एक्टर हैं मिसेस सूर्यमयी महापात्रा। उनके लिए मंडाला आर्ट बनाई थी इन्होंने। फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 150 सेंटीमीटर पेपर बैलून मंडाला आर्ट बनाई थी, जो दुनिया की सबसे पहली इतनी बड़ी आर्ट थी। उसके बाद उन्होंने 108 जगन्नाथ जी के अलग अलग चित्र बनाए, और जो जिसके कारण उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बट जिस समय इन्होंने ये बनाया, उस समय ये कोविड के साथ लड़ रही थी। आइसोलेटेड, मतलब इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। आइसोलेटेड थी उस समय। और कुछ ही दिनों पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ था, और वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। और सबसे ज़्यादा अटैच थी ये अपने पिताजी से। मतलब पिताजी इनके लिए ऐसे थे कि हर समय पिताजी के बारे में सोचते रहना, बिकॉज वो काफ़ी समय से बीमार थे। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना टूटने के बाद, आप अगर स्टोरी सुनोगे, आप पूरा सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा दुख है और दर्द है। बिकॉज मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानता हूँ। मैं इतनी जल्दी रोता नहीं हूँ किसी के मरने पे, या कुछ भी होता है इतनी जल्दी रोता नहीं हूँ मैं। बट उस दिन स्टोरी सुनते सुनते मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उनको रोका कि आप प्लीज़ रुक जाइए, आप प्लीज़ आगे मत बोलिए, और मैं नहीं सुन सकता। लाइक हम आगे कुछ और बात करते हैं। तो मुझे खुद बोलना पड़ा। तो बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बोल रही है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगा वो डिप्रेशन में है। 14 से ज़्यादा वो इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं, नेशनल एंड डोमेस्टिक। 100+ आर्टिकल्स छप चुके हैं उनके नाम से, इंटरनेशनल एंड नेशनल। बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में उनका अपना फ़ैन बेस है। एक फ़ैन ही होते हैं जो एक आर्टिस्ट को, जो एक कलाकार की कला को सराहते हैं, और वो कलाकार अपने आप को और निखारता है। फिर उसके बाद इनका 2 रियलिटी शो में फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, और 2 बार रजो प्रिंसेस रह चुकी हैं, 2020 में और 2021 में। सो मैं स्वागत करता हूँ मिस प्रियंका सहानी का, और आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि मैं उनको आज अपने प्लेटफॉर्म पे, आज मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, और वो हमें समय दे रही हैं, और हमारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल जो उनके स्ट्रगल्स हैं वो शेयर कर रही हैं, जस्ट टू इंस्पायर अस, जस्ट टू शो अस कि देखिए, आपकी जो भी लिमिट है, समझिए कि वो आपका बहाना है। क्योंकि लाइफ किसी के साथ भी जस्टिस, अगर अनजस्टिस कर रही है, तो किसी के साथ जस्टिस भी नहीं कर रही है फिर। ठीक है, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते ज़िंदगी को, और बिल्कुल सही नहीं बोल सकते ज़िंदगी को। बट ज़िंदगी जैसी भी है, ज़िंदगी जैसी भी चल चल रही है, प्रेजेंट में जैसी भी सिचुएशन है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप एक ऐसी पावर के अंदर आ जाते हो जो पावर आपको बहुत सक्सेसफुल बना देगी। तो चलिए, स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे मिस प्रियंका सहानी का, और शुरू करते हैं आज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई, मतलब मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज इसलिए लग रहा है आपको बुला के हमारे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आप आई थिंक जो स्टोरी शेयर करने वाली है ना, वो बहुत सारी लड़कियों के लिए, आई थिंक बहुत सारे लड़कों के लिए, एंड कुछ पेरेंट्स के लिए आई थिंक लाइफ चेंजिंग होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू। मैं पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म में मुझे अपना स्टोरी शेयर करने के लिए मौका दिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं कि मतलब मैं ये बात बताना चाहूंगी कि पहले जब मैं कुछ बोलना चाहती तो बोलने के लिए मुझे कुछ लाइक मेरे पास लोग ही नहीं थे।
हम्म। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टोरीज मेरे स्टोरी सुनने के लिए कोई लोग हैं जो कि मेरे स्टोरी सुन के इंस्पायर हो सकते हैं अपने हम्म। लाइफ में। ऐसे नहीं होता है कि मतलब आपका लाइफ का डायरेक्शन अगर कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी है, तो आप चाहो तो आप एक ही दिन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना माइंड सेट चेंज कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये इसमें बताना। बहुत बड़ी बात बोल दी एक्चुअली आपने। बिकॉज जब हम माइंड में खुद को बोल रहे होते हैं ना कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तो हम एक्चुअली में बेकार, खुद को बेकार लग रहे होते हैं। दूसरे शायद दूसरों को बेकार ना लगे, बट कहीं ना कहीं हम खुद की इमेज को अपने अंदर ही डाउन कर लेते हैं। और रिसेंटली मैंने हाँ। रियलाइज किया कि एक्चुअली एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कैसे बात कर रहे हो। क्या आप खुद को गाली दे रहे हो कि खुद को कोस रहे हो, क्या कर रहे हो आप अपने साथ। तो ये आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर इस बात पे बात आती है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। बिकॉज आपकी मैंने आर्ट देखी है और आपने रिसेंटली इतने अचीवमेंट्स भी ली है, जो मैं इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूँ। थिंग इज दैट कि मैं जानना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलना शुरू हुआ कि ओके मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं इसको आगे लेके जा सकती हूँ। बिकॉज हम भी ड्राइंग करते हैं, मैं भी ड्राइंग करता हूँ, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, सबको ड्राइंग करना पसंद होता है। हर कोई घर पे ड्राइंग कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है। बट इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आगे बढ़ना, इस चीज के लिए किसने इंस्पायर किया आपको, और ये चीज आपको कैसे पता चली कि मेरे अंदर आर्ट है और मैं कर सकती हूँ। पहले ये सब बताने के लिए पहले मैं अपना स्टोरी शुरू से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरा लाइफ मतलब इतना आसान नहीं था इतना तक आना। क्योंकि हम्म। हर मोमेंट में स्ट्रगल होती है लाइफ में, तो वो सबको आपको पार करके आगे बढ़ना होता है। तो मैं ये शुरू करूंगी कि मेरा आर्ट जो इंस्पिरेशन था वो मेरे पापा से ही मुझे मिला था। क्योंकि मैं हम्म। जब बहुत छोटी थी, स्टैंडर्ड वन में थी, तब मेरे पापा एक अच्छा पेंटर थे। लाइक वो प्रोफेशनली पेंटर नहीं थे, प्रोफेशनली वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। पर जब हम्म। जब उन्हें टाइम मिलता था तो वो पोएट्री लिखते थे और पेंटिंग करते थे। तो वो ऐसे बचपन में मम्मी हमें मतलब जो ब्लैक सीमेंट होता है उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड जैसे यूज करके पढ़ाई मतलब वो सब कराते थे। तो पापा उधर वो कोकोनट का और पीकक का ऐसे जैसे फ्रूट्स और एनिमल्स होते हैं उनका पेंटिंग करते थे। तो फिर मुझे हम्म। देख के पढ़ाई कम, और पढ़ाई में मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर फिर भी मुझे पढ़ाई कम और पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे पापा हम्म। जो पेंटिंग बनाते थे उसके ऊपर वो चौक लेके ऐसे उसके ऊपर पेंटिंग बनाती थी। तो पापा पापा को लगा कि नहीं, मेरे तीनों बेटियों से ये बेटी सबसे ज्यादा अच्छा पेंटिंग करती थी। तो हम्म। पापा मुझे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें आज से 1 घंटा 2 घंटा ऐसे पेंटिंग प्रैक्टिस कराते थे। तो वो बचपन में पापा मुझे थोड़ा सिखाए थे उसमें। तो स्कूल में और इंटर स्कूल कंपटीशन जो भी होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, मैं सब में पार्टिसिपेट किया और विन भी किया। तो तब मेरा हम्म। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ पेंटिंग में। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, स्कूल टाइम में डांस में भी अच्छी थी, पोएट्री भी मैं लिखती थी, पोएट्री में मैं स्टेट लेवल में भी अवार्ड स्कूल टाइम में 8th क्लास में जीत चुकी हूँ। पर मेरा पेंटिंग में सबसे ज्यादा मतलब मेरा वीकनेस जो है पेंटिंग में था। फिर मैंने 5th में 7th में जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसमें उड़ीसा में पेंटिंग में मैंने टॉप किया था। और जब 10th का एग्जाम हुआ फिर उसके बाद मैंने साइंस लिया, +2 +3 वो साइंस ही था। तो इसीलिए मतलब मुझे उतना टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद फिर भी जब हमारा बटनी में जूलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जाम होता था तो उसमें मैं असाइनमेंट में पेंटिंग करती थी। मैं खुद का पेंटिंग करती थी और मेरे क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां होते सबका पेंटिंग बनाती थी। क्योंकि वो पेंटिंग मेरे था ही, अंदर मेरे ही था। तो +2 +3 में ऐसे हो गया, फिर मेरा तो पेंटिंग से स्कूल के बाद प्रोफेशनली मतलब ऐसे पेंटिंग में मेरा इंटरेस्ट था वो छूट गया। फिर उसके बाद मैंने एमसीए किया, एमसीए के टाइम भी मैंने पेंटिंग नहीं किया। फिर उसके बाद जॉब किया, जॉब के बाद भी पेंटिंग मैंने नहीं किया। हम्म। लास्ट ईयर 2019 एंड में मुझे याद है पापा का एक्सीडेंट हुआ। तो हम्म। पापा का जब एक्सीडेंट हुआ तो तब मैं ऐसे करती थी कि पापा हॉस्पिटल में 1 महीना रुके, तो मैं सुबह ऑफिस जाती थी और रात को पापा के पास बैठती थी। हम्म। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मतलब मेरे माइंड में था पापा ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि पापा का तबीयत बचपन से ही खराब रहता था। तो दिमाग में हमेशा आता था कि पापा ठीक हो जाएंगे, मतलब वो एक बहुत कुछ स्ट्रेस था माइंड। तो फिर हम्म। उस टाइम ऐसे ही मुझे मेरे मौसी की बेटी मुझे ऐसे बोली कि रंगोली कंपटीशन आ रहा है, आप पार्टिसिपेट करोगे क्या?
क्योंकि मैं तो टच नहीं है, मतलब मैं बहुत साल से मैं रंगोली में इतना मतलब ऐसे जैसे पेंटिंग बनाती हूँ, रंगोली इतना अच्छा नहीं बना लेती हूँ। फिर भी हम्म मेरी मौसी की बेटी बोली कि तुम जाके थोड़ा पार्टिसिपेट कर लो, जीतोगे या हारोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोची ठीक है, थोड़ा माइंड ठीक कर लेती हूँ। मेरे दीदी लोग सब आए थे इधर, तो मैं गई उधर, जाके वो पार्टिसिपेट की, और पता नहीं कैसे बट डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में मैंने मेरा क्वालिफाई हो गया, मतलब मैं हम्म टॉप कर ली उसमें। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अभी नेशनल लेवल का है, इस बार भी मैं जीत लूंगी, ऐसे दिमाग में रखी थी। तो हम्म वो थीम था कि सोशल इश्यूज के ऊपर आपको बनाना है। ये जो स्टेट हम्म लेवल में बनाई थी, वो बनाई थी कि जितने साल की, मतलब आजकल लड़कियां सेफ नहीं है। आप चाहे 2 साल की हो या 60 साल की हो, पर कोई भी लड़कियां सेफ नहीं है। शादी के बाद भी लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि मैरिटल रेप होता है। मतलब हम्म शादी से पहले भी आप सेफ नहीं हो, ऑफिस से आते हो, अंधेरा है, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और हम्म नहीं तो कोई किसी के लिए एक तरफा प्यार के लिए पागल है तो एसिड अटैक होता है। तो हर तरफ से लड़कियां अनसेफ है। तो ये मैं पेंटिंग की थी। एक छोटी बच्ची से लेके 60 साल की मतलब सीनियर सिटीजन तक सबका पेंटिंग बनाई थी, और उनका जो जो हम्म में जो जो केस हुआ है, वो केस के हिसाब से उनका नाम दिया था मैंने। तो वो हम्म पेंटिंग हो गया, क्योंकि उसको यही सबसे बड़ी इश्यूज थे हमारे देश, क्योंकि आज भी हमारा देश मतलब आज हमारा देश मतलब इंडिपेंडेंट है, सब है, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, फिर भी उसके बाद भी आपको पता नहीं नेक्स्ट किसका नंबर आ रहा है। लाइक हम सोचते एग्जैक्टली। हैं अरे ये कंट्री में हुआ, मतलब ये स्टेट में हुआ, तो हमारा क्या है इसमें, हम तो सेफ है, पर आपको नहीं पता नेक्स्ट आपका नंबर आ सकता है। तो एग्जैक्टली। ये बात कोई नहीं सोचते, तो ये बात उसमें क्या होता है ना कि पेंटिंग बना के आपको डिस्क्रिप्शन कुछ बोलना है, मतलब जो जजेस है उनको बोलना है कि आपका पेंटिंग का मीनिंग क्या है। तो मैंने ये हम्म बोला था कि आ, जब 2016 में एक था कंपटीशन, वो ईस्ट इंडिया में था, वो भी रंगोली का था, उसमें भी मैंने रेप कंसेप्ट लेके बनाया था। तो उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन ये लिखा था कि क्यों, मतलब आज भी क्यों लोग सोचते हैं कि लड़कियां आगे जाए तो लाइक ये हमारा मतलब कल्चर खराब कर दिया, छोटे कपड़े पहने तो ये कर दिया वो कर दिया। तो उसी वो हम्म चीज को मैंने रखा कि लड़कियां मतलब पापा मम्मी अपने लड़के को ऐसे ग्रो करे कि अब वो अपने बहन को जैसे रिस्पेक्ट देती है, जैसे बचाती है, मतलब कोई अलग लड़की को भी आप उसी हिसाब से देखे। तो ये हम्म सब मैंने बताया था, तो उसमें मैंने फर्स्ट आई थी। फिर उसके बाद जब नेशनल का था, उसमें भी सोशल इश्यूज के ऊपर था। तो मैंने बनाया था एक लड़का है जो कि मतलब जिसका कि 3 फेस है, एक में ड्रग ले रहा है, एक में शराब पी रहा है, और एक में वो सुट्टा पी रहा है। तो ये की थी कि हम्म आजकल के जो युवाएं हैं ना, मतलब उनका दिमाग में ये रहता है ब्रेकअप हो गया, चलो दारू पी लो सब ठीक हो जाएगा। घर में टेंशन हम्म आया, चलो दारू पी लो, कुछ नहीं हुआ, चलो दारू पी लो, नहीं तो हम्म हुक्का पी लो, नहीं तो ड्रग्स ले लो। क्योंकि आजकल की जितना ये कि बहुत लोग मतलब marijuana है और जो भी है, मतलब वो बहुत ज्यादा लेते हैं, ब्राउन शुगर या कुछ ज्यादा लेते हैं। तो क्या होता है ना, उनका टीन एज, उनका जो ड्रीम्स होता है वो सारे बर्बाद हो जाता है। तो हम्म अगर हमारे देश के जो भविष्य थे, तो वो लोग अगर अभी से मतलब वो सब पियेंगे तो फिर आगे जाके क्या करेंगे, उनका तो जो एज पढ़ाई का है उस टाइम अगर खराब कर देंगे, बाद में जाके वो पछताएंगे। तो उसी हिसाब से हम्म मैंने वो बनाया था। तो वो नेशनल में मैंने भी उससे मैंने टॉप, मतलब मैंने फर्स्ट आई थी उसमें। हम्म तो वो चीजें मुझे थोड़ा हौसला, मतलब वो जो खराब टाइम चल रहा था घर में, उसके बावजूद भी मैंने सोचा नहीं था कि नहीं, मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में पापा के लिए स्ट्रेस रहता था, तो मुझे नहीं लगा हम्म था कि नहीं मैं नेशनल लेवल में जाके विन कर लूंगी। फिर मैंने मतलब अपने आप से सवाल पूछा कि अगर मैं बिना प्रैक्टिस में, बिना कुछ किए, किसी से बिना सीखे, अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ फुल हम्म टाइम दूँ तो। फिर पापा जब स्ट्रेस में थे, मैं हॉस्पिटल जाती थी, थोड़ा थोड़ा उधर मैं ऐसे ऐसे पेंटिंग करती थी बेड पे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पेंटिंग करती थी। जब पापा 5 महीने आसपास बेड रिडन थे, तो अचानक एक दिन पापा का मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, और मेरे सामने ही मेरे पापा का मतलब डेथ हुआ, मेरे सामने ही डेथ हुआ। तो मुझे वो याद है कि मेरे सामने मेरे पापा का डेथ हुआ,
और पापा का जिस दिन डेथ हुआ ना उस दिन उनका बर्थडे था। तो मैंने उनके लिए हम्म एक पेंटिंग बनाया था उनके बर्थडे में देने के लिए। तो हाँ, क्या बताऊँ, मतलब वो दिन, मतलब अभी याद करती हूँ ना कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और इमोशनल होना बहुत जरूरी है। जो सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल है, हम लाइफ में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। अगर आपके पास इमोशन नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो इमोशनली ब्रेकडाउन होना, फिर से स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं पापा के लिए एक ड्राइंग बनाया था। फिर पापा को तो वो नहीं दे पाया। तो फिर रात को जब पापा का डेथ हुआ तो उस दिन मतलब हॉस्पिटल लिए तो पापा का मतलब वो अनाउंस की नहीं, डेथ हो गया है। तो हम्म वो टाइम में बता नहीं सकती। उधर इधर मतलब कोरोना के लिए वो लॉकडाउन चल रहा था। कोई कोई मेरे रिलेटिव नहीं आए उस टाइम। मेरे जो हम्म ऑफिस के एक दो कलीग थे, सर थे, वो सब आए। कोई रिलेटिव नहीं आए ना। तो हम लोग लेके, पापा बोल रहे थे कि जब मेरा डेथ होगा तो मुझे पूरी शोरगुजार में लेके जाना और तुम ही मेरा हम्म मतलब मुक्ति भी देना बोले थे। तो पापा को लेके गए पूरी। तो पापा का जो भी लास्ट टाइम जितना जहाँ जो भी था वो मैंने किया। तो फिर उधर से मैंने आई तो मतलब वो सिचुएशन इतना खराब था कि मैं बता नहीं सकती। अम, तो ये है कि मेरा पेंटिंग के जर्नी उसके बाद कैसे शुरू हुआ कि जब पापा का मैंने कंप्लीट किया, पापा का जो 11-10 दिन या 11 दिन का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो मैंने हम्म किया। मतलब वो सब बहुत क्या बोल, हार्ड या डिफिकल्ट होता है। लाइक वो पानी में मैं 21-22 बार पानी में मैं डूबी थी। वो हम्म। बहुत कुछ होता है वो रिचुअल्स, तो मैं वो हाँ जी, मैंने हाँ जी। किया था। और मेरे घर में मेरे दोस्त सब सोच रहे थे कि इसकी आग से एक आंसू भी कैसे नहीं आ रही। लाइक मैं इतना स्ट्रांग हुई थी उस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मेरे पास कोई नहीं है अभी, मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि कोई ऐसा ना सोचे कि ये भी इमोशनल है और मैं उसके इमोशन का फायदा लूं। मैं इतना स्ट्रांग हो गई थी हम्म उस टाइम। तो लाइक ज्वालामुखी जैसे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे आंख में इतना गुस्सा था। और इतना चिड़चिड़ा था कि नहीं, मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई मुझे देखे तो ऐसे बेचारी समझ के, लाइक मेरे पास आके ऐसे ना बोले कि अरे बेचारी तेरे पापा की डेथ हो गया। मुझे ऐसा नहीं सुनना था, मुझे स्ट्रांग होके रहना था। हम्म तो मैंने सब कुछ किया। करने के बाद मुझे पता है कि मैं अपने आंसू को कैसे रोक के रखी थी, क्योंकि घर पे माँ बहन है सब थे। तो उन लोगों के सामने मैं स्ट्रांग होके थी ताकि वो लोग ना रोए। फिर जब पापा हम्म का सारे खत्म हो गया जितना भी रिचुअल्स था, फिर उसके बाद मुझे पापा का याद बहुत ज्यादा आने लगी। बहुत ज्यादा ऐसे लगे कि मुझे रात में पापा आके बैठते थे। कुछ भी करूँ मुझे रात में पापा खड़े हैं, पापा रो रहे हैं, या पापा को भूख लग रही है, ऐसे लग रहा था मुझे। हम्म तो मैं सो नहीं पाती थी। फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे कोविड का सिम्टम्स आया तो मैं आइसोलेशन में 15 डेज रुकी। तो जब आइसोलेशन में थी उस टाइम में ही क्वारंटाइन में थी, तो 15 दिन क्वारंटाइन में थी। तो उस टाइम रथयात्रा की टाइम था। तो मेरे पास तो कुछ बाकी कुछ इक्विपमेंट नहीं था, पर जो भी था जैसे कि पेन था, एक पेपर था, उसे लेके आ, मैंने ऐसे इंटरनेट में सर्च किया था कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या करना मतलब अच्छा है। तो आर्ट हम्म के प्रोसेस से मंडल आर्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो तो मंडल आर्ट करने से वो जो प्रोसेस होता है उसमें ही आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होते जाता है। तो फिर मैंने हम्म जगन्नाथ जी का एक मंडल आर्ट बनाया था। तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, जब जितने टाइम मैंने आर्ट किया, जितने टाइम मैंने वो इंटीग्रेट डिजाइन में अपना दिमाग लगाया, उतने टाइम मेरे माइंड को डिप्रेशन फील नहीं हुआ। मतलब जो फीलिंग्स था मेरे दिमाग में या हार्ट में था, वो उस टाइम ऐसा लगा कि मैं एक कांस्टेंट सिचुएशन में हूँ, न्यूट्रल सिचुएशन में हूँ कि नहीं, मुझे अभी डिप्रेशन नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि हम्म इतना छोटा छोटा मंडल बनाने से अगर मेरा इतना टाइम लगता है, फिर मैं बड़ा बड़ा मंडल बनाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम तक मैं एंगेज रह सकती। तो वैसे तो मेरा डिप्रेशन हम्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे खुद को भी डिप्रेशन में नहीं रहना था। मैं एक ऐसे एक प्रण ली थी खुद के लिए कि ठीक है, जब पापा थे तो मैं उनका मतलब वैसे कुछ ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाया कि वो चाहते थे कि मैं पेंटिंग को कंटिन्यू करूँ, पेंटिंग को लेके कुछ अचीव करूँ, वो चाहते थे। तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो ठीक है, उनके जाने के बाद जो जो उनका दिल में था मैं वो सब करके
और खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरे जो रिलेटिव थे, जब मैं गांव में जाती थी तो वो लोग क्या कहते थे कि नहीं मतलब ये खाली सुंदर है, बाकी कोई भी काम का नहीं है, ऐसे 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 बोलते थे। क्योंकि हम्म लोग बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, इसके लिए आपको लोग ताना देते हैं। पर मेरे केस में हम्म ये अलग है कि आप अच्छे दिखते हो इसीलिए आपको ये ताना देते हैं कि हाँ ये अच्छी दिखती है, इसीलिए खाली अच्छी ही दिखती है, बाकी कोई भी काम का नहीं। तो फिर क्या हम्म ना, एक चीज मेरे दिमाग में रह गया था, और मैं भी खुद को लूजर समझने लगी, क्योंकि सब मुझे लूजर बोलते थे और मैं खुद को लूजर समझने लगी थी। फिर हम्म मैंने सोचा कि वो लोग मुझे लूजर बोले तो मैंने लूजर हो गया, तो मतलब मेरा खुद का क्या है, मैं अपने अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। फिर मैंने हम्म डिसाइड किया कि नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे जो जो चाहिए मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, आज के बाद मैं वो सब करके दिखाऊंगी। तो मुझे लोग बोले थे कि वही लोग मेरे लिए तालियां देंगे, ये सोच के हम्म मैंने अपना जर्नी शुरू किया। तो फिर एग्जैक्टली जगन्नाथ जी के फोटो से मैंने शुरू किया। मतलब मैं प्रियंका 2.0 ऐसे कह सकते हैं आप। तो मैंने अपना एक अच्छा अलग वर्जन बना लिया, हम्म नेगेटिविटी को दिमाग से हटा लिया। एक एक टाइम में हम्म ऐसा नहीं है कि आप ठान दो मतलब उसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं आता है, डिप्रेशन आता था। फिर मैंने सोचा था कि हम्म अगर मैंने शुरू किया है, मतलब एक चीज मैंने शुरू किया, तो कोई भी चीज मुझे मतलब बीच में नहीं रोक सकता, अगर मैं अपना इरादा उतना पक्की रखूं। तो फिर मैंने हम्म सोचा कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगी। तो मैंने एक 100 सेंटीमीटर का मंडल, मतलब आ, एक बड़ा सा मंडल बनाई, एक पेन में ही बनाई। तो हम्म पेन यूज करके मैंने वो मंडल बनाया। फिर मैंने क्या किया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया। मेरे पापा की डेथ के पहले मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं थी। तो हम्म लास्ट ईयर में, अप्रैल या मई में मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। क्योंकि बोलते हैं कि सोशल मीडिया में इतना पोस्ट आता है, रील्स आता है, कुछ भी आता है, तो उससे आपका दिमाग थोड़ा मतलब पोस्ट देखने से थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने सोशल हम्म मीडिया क्रिएट किया था। तो मैंने सोशल मीडिया क्रिएट करके अपना मतलब वो वीडियोस देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, क्यों ना मैं अपना हम्म पेंटिंग्स पोस्ट करूँ, ताकि लोगों तक वो पहुंचे, कि लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दे तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तारीफ सुन के खुद सबको अच्छा लगता है अपना तारीफ सुन के। क्यों उस टाइम एग्जैक्टली मुझे, उस टाइम में वो नीडी थी, मुझे कोई कोई अच्छा बोले तो मैं थोड़ा इंस्पायर हो सकती हूँ, उस चीज से मोटिवेट कर सकती हम्म हूँ। फिर मैंने क्या किया, वो बड़ा सा मंडल बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो बहुत लोग, बहुत मतलब इतना तारीफ मिला कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, जो मैंने इतना काम किया था, मुझे लगा कि नहीं, मतलब अगर मैं हम्म इतना एफर्ट देके ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। पर मैंने ऐसे घर के पास एक पीपल का ट्री है, तो उसका जो हम्म पत्ता एक नीचे गिरा था, उसे सोच के चलो इसे लेके बनाते हैं। तो मैंने हम्म अलग अलग चीजों पे ट्राई कर दिया बनाना, कि नहीं, मैं अपने दिमाग में पहले क्या रखती थी, एक बाउंड्री रखती थी कि नहीं, मुझे बाउंड्री की मतलब इतना ही करना है, इसके अंदर नहीं जाना है। जैसे कि हम सिलेबस के अंदर ही पढ़ते, उसके उससे ज्यादा नहीं हम्म पढ़ते, दैट्स व्हाई हम उधर ही रह जाते हैं, बुकम होके रह जाते हैं। मैंने सोचा कि आर्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि इंसान का होता है कि इंसान का कोई लिमिट नहीं है, हम कुछ भी कर हम्म सकते हैं। एक डॉक्टर ऑथर बन सकता है, एक ऑथर डॉक्टर बन सकता है, एक 10th फेल पर्सन अगर मतलब साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जैक्टली सोचा कि मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर एक चीज पे आर्ट करना शुरू कर दिया। मैं एक्चुअली बाल्टी यहाँ पे आपको रोक पे। रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि लाइक मैं अब डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप सैड थी, आप डिप्रेस नहीं थी। बिकॉज डिप्रेशन जो थी वो शायद आपके फादर ने खत्म कर दी थी आपके अंदर से। बिकॉज आपने मुझे बताया था कि जब आप कोई कंपटीशन करने जा रही थी और उसमें पापा सिक थे, और पापा ने आपको बोला था कि आप प्लीज जाओ, आप वहां पे जाओ। तो हम्म जो एनकरेजमेंट थी वो पापा ने दे दी थी। क्योंकि डिप्रेशन की ऐसे डेफिनेशन दी जाती है कि जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना, वो कुछ अच्छा होने के बाद खुश नहीं होता, वो वहीं रह जाता है। समझ रही है? हम्म। एक्चुअली में जो जिसको एक्चुअल में डिप्रेशन बोला जाता है, वो डिप्रेशन क्या होता है, वहीं रह जाता है वो। मतलब अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो गया होगा ना, मैं तब भी दुखी हम्म। रहूंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं तब भी मेरे को मतलब थोड़ी देर के लिए खुश होऊंगा, फिर वैसे ही नॉर्मल हाँ, हो जाऊंगा मैं। सो मेरा दैट वैसे ही इज होता है। हाँ, मेरा तो मतलब वैसे ही वैसे होता वो, अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली डिप्रेस स्टेट है।
बट आपसे फिर मैं वही जानना चाहूंगा कि आपके फादर ने लाइक उस समय, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे इनिशियल पॉइंट वही था, बिकॉज आई थिंक ही इज द पर्सन जो बचपन से ही ये देख चुके थे आपके अंदर कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, और हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने जाते समय भी आपको वो चीज बताई कि नहीं बेटा आप इस चीज में जाओ, इवन इफ द सिचुएशन इज द वर्स्ट, बट फिर भी आपको वहां जाना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा अमेज इस बात से हूँ कि लाइक जब हम लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रही होती है ना, तब शायद किसी का ड्राइंग करने को मन नहीं करता। ड्राइंग हम जनरली कब करते हैं, जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है, बहारें चल रही होती हैं, हम खुश होते हैं, हमारे पास फ्री टाइम होता है और हम बैठते हैं और ड्राइंग करते हैं, सोचते हैं कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। बट आपने इतनी हम्म, स्ट्रेस में ड्राइंग बनाई और फिर रंगोली बनाई और फिर वो जीती, ये बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक ये चीज दिखाता है कि आप मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और कितना ज्यादा विजडम है। आप नेचुरली आर्टिस्ट हो एक्चुअली में, आपको पता है नेचुरली आर्टिस्ट हो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बिकॉज अकॉर्डिंग साइकोलॉजी ऑफ कैलिफोर्निया, बिकॉज उनका ये बात कहना है कि अम, जो आप नेचुरली हो वो आप तब भी कर सकते हो जब आप डिप्रेस्ड हो, जब दुखी हो, क्योंकि वो आप नेचुरल हो। ठीक है, मैं जब दुखी हूं मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को वो पसंद है। और समझ रही हैं। सो और जो बंदा नेचुरल होता है वो चीज नेचुरल होता है, दैट मींस यू आर नेचुरल आर्टिस्ट, आप ये कह सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर हाँ मतलब चेहरे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है, कोई लाइक ऐसा कुछ जुनून है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है। अचीव अचीव तो करना है, दिमाग में रहता है, एक पॉइंट में आके आपको दिमाग में रहता है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, उस लेवल पे, लेकिन हम एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली देख के ग्रो नहीं कर सकते। चेंज हम्म होना जरूरी है, मतलब अगर इंसान को अपने लाइफ को चेंज करना है तो हम भी हमारा मतलब जो आ, हम जो सोचते हैं कि नहीं मुझे ये लेवल एक हो गया, मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाना है, मुझे ये लेवल तक हम्म जाना है, वो एक रहना जरूरी है, वो एक भूख रहना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे हम्म नहीं बढ़ सकते आप। तो मेरे एग्जैक्टली। दिमाग में हमेशा रहता है कि ये मीडिया में आए ना आए, ये हाईलाइट हो या ना हो, मुझे ऐसे काम करना है कि जब कभी भी आज के 5 साल बाद हो या 7 साल बाद हो, जब कभी भी सारा दुनिया मुझे पहचाने, वो बैक आके मेरा इंस्टा प्रोफाइल या मेरा कोई पेंटिंग देखे, ये ना बोले कि अरे ये तो एवरेज पेंटर है, नहीं ऐसे बोले कि ये हम्म कुछ अलग बनाती है। मुझे एक ही चीज को घिसा पिटा बनाना नहीं पसंद है, मुझे हमेशा कुछ ऐसे बनाना है कि जिसके दिमाग में वो बात कभी आ ही ना, Like, ऐसे हम्म चीज को कोई सोच भी ना सके, मुझे ऐसे चीज बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और हम्म हर एक मुझे मैं भी कभी कभी आलसी हो जाती हूँ, कभी वेदर चेंज हो गया, अभी आज धूप है, कल अगर बारिश हो गया तो मुझे थोड़ा लेजी लगता है, आज क्या काम करूँ, आज सो जाती हूँ। हम्म और फोर्स करके कुछ काम नहीं होता है, मतलब आप एक आर्टिस्ट अगर हो ना, अगर आप खुद को फोर्स करके काम कर रहे हो तो क्या होता है ना, वो जो डिजाइन होता है देखिए खराब हो जाएगा, नहीं तो ठीक से नहीं होगा। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरा कभी कभी ऐसे मन करता है रात को 12 बजे मन करेगा कल सुबह तक मैं पेंटिंग करूँ, तो मेरा मन में है मतलब मैं करूँ, मेरा जब मन करता हम्म है, ऐसा नहीं है कि मुझे फोर्सफुली करना है कोई चीज, मैं मेरा मन मन करता है अभी करने के लिए, मैं कहीं पे भी बैठ के पेंटिंग कर लूंगी। तो ओके वो एक ऐसा एग्जैक्टली। एक्चुअली यही एक आर्टिस्ट की कला होती है, बिकॉज मैंने रिसेंटली मैं समरी डाल रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक पे, तो वहां भी ऑथर ये बता रहे हैं कि जो आर्टिस्ट पेंटर्स होते हैं ना, वो जब आर्ट मतलब जो वो वहां पे इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बट ऐसा ऑथर बता रहे हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में फाइंड किया है कि आप लोग उस समय, मतलब हम लोग उस समय क्या होता है, जो आर्टिस्ट होता है उस समय कनेक्टेड हो जाता है सुपर इंटेलिजेंस से, भगवान से कनेक्शन में होते हैं वो लोग उस समय। तो उस समय उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती, वो बस पूरी उस चीज में खोए होते हैं, उनके दिमाग में बस एक चीज चल रही होती है और वो होती है वो ड्राइंग या जो भी आर्ट या म्यूजिक हो जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में और उनके हाथ दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, कि जैसे अंदर से कोई हाँ गाइड कर रहा है और वो अंदर हाथ चल रहे हैं। तो गाइड कौन कर रहा है, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस, मतलब उस समय आप कनेक्टेड होते हो भगवान के साथ, और इतना मतलब लाइक एक विजडम होता है। दैट्स वाई आप जब ड्राइंग करती हो और जब आप वो चीजें कर रही हो तो आप डिप्रेशन से अलग हो जा रही हो, बिकॉज जहां भगवान आ जाता है वहां डिप्रेशन रह नहीं जाती। तो इट्स हाँ लाइक हम कह डिप्रेशन सकते हैं हाँ। हम्म तो नहीं रहता है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ, लाइक मैं एक चीज ऐसा करना चाहती हूँ पर ये ऐसा नहीं हो रहा, लाइक कभी कभी हम आर्ट में फेलोर भी हो जाते हैं कि नहीं हम एक चीज करना हम्म चाहते हैं, ऑलरेडी एक कलर भर दिए, तो मैं उस चीज में क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं ये मेरे लिए एक टास्क है, मेरे लिए एक चैलेंज है, जो मैंने गलत कलर हम्म लगा दिया, ऐसे क्या करूँ कि इसे मैं सही कर सकूँ। तो मैं उसे हम्म चैलेंज की तरह लेती हूँ, एक एक चीज को भी चैलेंज की तरह लेती हूँ कि नहीं मुझे ये बेस्ट करना है, ताकि जो देखे, मैं एक व्यूअर की तरह देखती हूँ कि अगर मैं एक व्यूअर हूँ ये आर्ट देखूँ,
तो सर्कल ठीक है या नहीं, उसके साइड में डिजाइन हम्म परफेक्ट है या नहीं, लोगों के साथ कनेक्टेड हम्म हो रहे हैं या नहीं कि नहीं, हाँ, ये सब हम्म चीजें ठीक है या नहीं, तो वो एक आता है दिमाग में। नहीं, मैं जहाँ पे चूक हो जाती है, मेरा भूल चूक हो जाता है, मुझे पता चलता है कि नहीं मैं यहाँ पे परफेक्ट नहीं हूँ। और मैं देखिए, हम्म हाँ, एक एक आर्ट कर चुकी हूँ, हाँ, लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ा किस चीज पे लगे कि नहीं ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मुझे खुद को पता हम्म होता है कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। और कोई हम्म बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मुझे पता होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं फुल कॉन्फिडेंट में बैठती हूँ कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मीन्स उन्हें भी अच्छा लगता होगा, मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा हम्म इधर उधर लग रहा है मतलब उन्हें भी लगता होगा। तो इसी हम्म हिसाब से सोच के मैंने मतलब पेंटिंग बनाती हूँ। ओके। सो आपके फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आप एज ए आर्टिस्ट आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर जॉब वगैरह करेंगे, मतलब कैसे प्लान है आपके, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हैं? जॉब के साथ पेंटिंग अभी करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, पेंटिंग के लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि कलर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, या पेंटिंग जो भी सामान होते हैं पेंटिंग के बहुत कॉस्टली होते हैं नॉर्मल। हम्म एक एक चीज में आपको 2,000 3,000 या 4,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई बड़ा आर्ट बनाना हो या कोई आ, मतलब कुछ भी ग्लिटर वाला आर्ट बनाना हो, तो उसमें आपको अलग कलर हम्म लगता है, थोड़ा कॉस्टली कलर लगता है। तो वो सब इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको इनिशियली पैसा चाहिए, लाइक आपके मतलब खाने पीने के लिए, आपको रहने के लिए, हर चीज के लिए आपको पहले पैसा चाहिए। जब ऐसा लगेगा एग्जैक्टली। कि नहीं अभी मैं अपना एक आर्ट गैलरी बना दिया, या अगर मेरे एक एक आर्ट 50,000 1 लाख में भी सेल हो रहा है, ठीक है, अभी मैं बैठ जाऊंगी, ठीक है मैं महीने में एक आर्ट बना लूंगी, 50,000 1 लाख में बेच दिया, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे पास महीने में 1 लाख आ रहा है, तो तब मुझे थोड़ा सिक्योर फील होगा। पर अभी मैं रिस्क में लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर जॉब नहीं रहेगा, अगर इधर पेंटिंग नहीं होगा, तो उस चीजों से मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊँ। तो इसीलिए मैं हम्म दोनों को मतलब हैंडल करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई कोई पेंटर्स होते हैं कि आपको पता है कि जब पहले पहले जमाने में, लाइक जब बहुत पहले जब पेंटिंग बनाते थे, तब क्या था कि, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कि डिप्रेशन के मारे मर जाते थे या सुसाइड करते थे, क्योंकि क्या हम्म होता था ना कि उनका फैमिली कभी कभी सपोर्ट नहीं करता था। फैमिली लोगों को बोलते थे कि यार ये तो पागल हो चुका है आर्ट के पीछे। मैं बहुत सारी स्टोरी ऐसे पढ़ी हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट के, हम्म जिनके फैमिली मेंबर्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका कोई रिलेशनशिप, लाइक जो जो लोग बहुत क्रेजी होते हैं आर्ट में, वो शादी नहीं करते या कुछ नहीं करते। मैं एक किससे एक स्टोरी पढ़ी थी कि वो शादी नहीं किए थे, उनके फैमिली में उन्हें मतलब बहुत मेंटली टॉर्चर की थी, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, शांति से अपना लाइफ जियो। अब उनके आसपास में सब शांति में अपना लाइफ जीते थे, वो ही अपना मतलब डिप्रेशन में रहते थे कि नहीं मुझे पेंटिंग करना है, तो वो डिप्रेशन में रहते थे। तो फिर ऐसे क्या होता था ना कि वो सोचे कि ठीक है अब मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, मैं अपना लास्ट आर्ट बनाती हूँ, अपने दिमाग में जो है वो बना के वो सुसाइड कर, वो जो डिप्रेशन का है, जो डिप्रेशन का पेंटिंग जो है, एक हम्म ब्लू कलर का होता है, ऐसे राउंड राउंड वाला होता है, बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है, लंदन म्यूजियम में शायद है वो। तो ओके। तो वो ऐसे ही होता है कि जो लोग रियल आर्टिस्ट होते हैं ना, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैंडल करके चलते हैं। ये मुझे मतलब पता है, जो रियल आर्टिस्ट है उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक बड़ा सा आर्ट बनाने के लिए। मैं बताती हूँ कि जब मैं मोदी जी का आर्ट बनाई 8 फीट का, तो तब मतलब मेरा बॉडी पेन इतना ज्यादा था कि मैं मतलब ठीक से उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे ये गिव अप करना है तो मैंने शुरू ही क्यों किया। तो जैसे 5 घंटा या 7 घंटा मैंने इन्वेस्ट कर लिया है, कुछ सोच लिया है दिमाग, मैं अपने दिमाग में कुछ सोच लेती हूँ ना, अगर नहीं होता है तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ उस टाइम। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हूँ आर्ट को लेके। आर्ट मुझे पीस भी देता है, आर्ट मुझे अग्रेसिव भी बनाता है कि नहीं मुझे ये आर्ट करना है, लाइक जो डिस्परेस डिस्परेस मतलब क्या बोलूं, मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती हूँ वो चीज को लेके। रात हम्म को जब 2 3 बजता है, मेरे दिमाग में आता है, सपना सा आता है कि मुझे ये बनाना है, तो उस टाइम से एक डेस्परेशन रहता है कि मैं कब उठूं या कब शुरू करूं। तो रात को ही सोचती हूँ कि सब सो जाए तो मैं शुरू कर दूं, लाइक ओके। वो चीज रहना जरूरी है, लाइक बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जैक्टली, अगर उस बर्निंग डिजायर चीज होना बहुत जरूरी है, किसी चीज के लिए भी बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है।
बिकॉज जब बहुत तक आप पागल नहीं हो जाते ना किसी चीज के लिए, आई थिंक तब तक आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, बिकॉज तब क्या होगा ना, आप बहाने ढूंढोगे, आप बहाने ढूंढोगे नहीं हाँ, करने के। नहीं करने की। मेरे घर में मेरे पापा का मैंने पेंटिंग बनाया था, 8 फीट का, पापा का डेथ एनिवर्सरी में बनाया था। हाँ, घर में बोले कि नहीं, अभी कोविड बहुत ज्यादा है, सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उस टाइम। घर में बोले कि अभी तुम बाहर मत जाओ। मैं प्लाई की दुकान में गई और उन्हें बोल के वो ऑर्डर करके आ गई। वो आए, फिर मैं वो प्लाई को सैनिटाइज करके अच्छे से सुखा के 2 दिन के बाद लाई। 3 दिन में, 3 दिन रात दिन बैठ के मैंने वो 8 फीट का पेंटिंग, जो कि उड़ीसा का पट्टचित्र होता है, वो पट्टचित्र करके बाहर पापा का एक बड़ा सा पेंटिंग 8 फीट का बनाया। पापा का जिस दिन था उस दिन ही मैंने कंप्लीट किया। मेरे हम्म। मम्मी शौक हो गई कि लाइक मैं एक ऐसी हूँ कि मुझे डिटरमाइंड डिटरमाइंड हूँ कि नहीं, मुझे ये करना है, मीन्स मुझे कोई भी नहीं उस चीज से रोक सकता। क्योंकि पता नहीं अब ऐसे हो गई हूँ कि दिमाग से तो स्ट्रांग में ज्यादा हो गई हूँ पापा के डेथ डेथ के बाद। क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे पापा ही सबसे बड़े वीकनेस थे। वो ही मेरे सबसे बड़े वीकनेस है, क्योंकि जब भी मैं किधर जाती थी मेरे पापा पापा ठीक है या ठीक से खा रहे हैं, तो उनका तबियत ठीक है, लेकिन उनका तबियत हमेशा खराब रहता था। तो फिर जब पापा का डेथ हो गया ना, ये है कि मैं वो चीज से आजाद हूँ। मुझे किसी के लिए फिक्र करने की वो नहीं नहीं रही। नहीं, मेरे पापा खाए या नहीं खाए, वो जो एक वीकनेस था ना, जब मैं पैनिक हो जाती थी कि नहीं पापा ठीक है, तो जहां भी मैं जाती थी वो चीज भी दिमाग में रहता था। वो चीज से, वो बंधन से मैं बाहर आ गई। तो फिर ऑटोमेटिक हम्म। मेरा माइंड स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि मतलब आह, क्या बोलूं, मतलब इतना स्ट्रांग हो गया कि लाकि ऐसे ऐसे मुझे लगा कि बाकी दुनिया में और कोई भी मुसीबत आए, अगर इसे मैं पार करके आ गई, मतलब बाकी कुछ मुझे छू भी नहीं सकता। तो फिर मैंने हम्म। ऐसे ही लाइक, अगर मैं आज रात को बैठ के इमेजिन कर लिया कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाई हूँ, तो मुझे वो डेस्परेशन रहता है कि मैं कब वो कंप्लीट करूँ, कब वो स्टार्ट करूँ। अब दिमाग में हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, पर है कि ऐसे होते कि हम कभी कभी सिचुएशन देख के ही बनाते। लाइक अभी कोई ओकेजन आ रहा है, तो मेरा दिमाग में कुछ चल रहा है, दिमाग को थोड़ा साइड करके जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होता है, तो उस पर फोकस करती हूँ ना। हम्म। ऐसे ऐसे बोलूंगी कि आर्ट मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आर्ट मुझे इंडिपेंडेंट बनाना सिखा दिया, स्ट्रांग बनाना सिखा दिया, डिप्रेशन से बाहर ला दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, लाइक मैच्योर डिसीजन लेना सिखा दिया, तो बहुत कुछ सिखा दिया मुझे आर्ट। हम्म। मेरे लिए तो एग्जैक्टली। आर्ट सब कुछ है। हम्म। हाँ, एक्चुअली में जब हम मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है कि जब हम वो काम करते हैं ना जो हमारे अंदर से आ रहा है, मतलब हम लेटते हुए उठते हुए बैठते उस काम के बारे में सोच रहे हैं, उस काम हाँ, काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो एक तरीके से हमारी जिंदगी बन जाता है और वो हमें ग्रो कर रहा होता है एज ए पर्सन। एज ए पर्सन हम उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे मैं अभी इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों से बात करना, नए लोगों से मिलना, बिकॉज आई एम मार्केटिंग पर्सन, मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो पूरे लॉकडाउन में 2 महीने में अकेला था यहाँ पे, बट जो पूरी चीज ने मुझे होल्ड करके रखा हुआ था, मुझे अकेला फील नहीं हो रहा था, वो इस वजह था कि मैं दिन में कम से कम 2 या 3 शूट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हाँ, हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे, उनसे कुछ सीख रहा हूँ नया नया, एंड डेली में ग्रो कर रहा था। और मैं रिसेंटली शायद मेरे साथ 2-3 महीने में मैंने इतना ग्रो किया हूँ कि लिटरली कुछ लोग मुझे बोलने लग गए कि तुम मेच्योर हो गए हो अब। मतलब कुछ दिन हाँ। पहले ऐसा लगता था कि तुम सीरियस नहीं हो, बट अब ऐसा लगता है कि तुम बहुत सीरियस हो अपने काम को लेके, मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ तुम कर रहे हो ये चीज। किसी से बात करते हैं ना, लाइक हम्म। देखिए आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। आप किसी से हम्म। भी जिससे भी बात करें, उन लोग का भी क्या होता है ना, सबके अंदर एक खराब रहता है, एक अच्छा रहता है। हम अगर अच्छी हम्म। चीजों को ऑब्जर्व कर ले ना, तो वो एक आप दिन में आप 2-3 इंटरव्यू लिए, फिर रात को जब आप सोएंगे आप सोचेंगे आज दिन में मैंने क्या सीखा, क्या सही था क्या हम्म। गलत था। वो चीज को आप हम्म। अगर अपने अंदर ले जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएंगे। आप मतलब कोई भी चीज को लेकर सेंसिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत एग्जैक्टली। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सो दिस इज माय लास्ट एंड फेवरेट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। आपकी लाइफ के अभी, राइट नाउ, बिकॉज आप एक बहुत डिफिकल्ट फेज से निकली हो, एंड लिटरली जिस दिन आप बता रही थी मुझे, जिस दिन हमारी डिस्कशन हुई, मैं कसम से रोने लग गया था। मम्मी मम्मी को बता रहा था अपनी कि मैं, मम्मी वो मुझे बता रही थी अपने पापा के बारे में, एंड मैं रोने लग गया था। फिर मैंने उसको रोका कि भैया रुक जाओ, मुझे रोना पसंद नहीं है, तो आप प्लीज रुक जाओ, टॉपिक मैंने बोला था ना, आप प्लीज रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, आप और कुछ बोलो। तो मैं रोने लग गया था। लाइक कुछ ओकेजन ऐसी होती है जहाँ मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रो दूं। लाइक होता है ना, समटाइम किसी से बात कर रहे हो, आपको मूड चेंज करना है। सो मैं मुझे ये जानना है कि अब आप जिंदगी को कैसे देखती हैं, अब आपका जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है,
और अभी आपके पास कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स अभी स्ट्रगल ने आपको दिए हैं जो आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहने चाहिए, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स मुझे बिल्ड कर रहे हैं अपने फर्दर फ्यूचर के लिए, और ये मेरा आज जिंदगी को देखने का नजरिया है, आज जिंदगी मेरे लिए ये है। तो ये मैं आपसे हाँ, जानना चाहूंगा। हाँ, ये सबसे शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं ये एग्जैक्टली। बताना चाहती कि आज की जनरेशन, मैं अभी आज की जनरेशन की हूँ, पर ये बात है कि जो जनरेशन है ना, सब सोचते हैं कि एक ही लाइफ है, हम घूम के फिर के मस्ती करके मतलब वो लाइफ को ऐसे ही जाने देते। आज के जमाने में लोग बहुत कम सोचते हैं कि हम हमारा एक ही लाइफ है, हम अपना 1000% दे के दुनिया के लिए, अपने मतलब आसपास के लोगों के लिए, और ऐसे कुछ मिसाल बना के जाएंगे कि नेक्स्ट हमारा स्टेट जो है, हमारा कंट्री जो है, हमारे ऊपर प्राउड फील करेगा। ये बहुत कम लोग हम्म। सोचते हैं, बहुत कम लोग एग्जैक्टली। सोचते ट्रू ट्रू ट्रू। हैं। 100% ट्रू मैं है ये चीज। हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अपनी स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन देके जाऊँ कि जन्मों जन्मों तक लोग वो बात ना भूले कि ऐसे कोई आर्टिस्ट थी जो कि हमारे स्टेट को इतना मतलब आर्ट की जगह पे इतना फेमस करके गई थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे एक हम्म। करना है जिसको सब मतलब याद करे जन्मों जन्मों तक कि नहीं, ऐसे कोई हम्म। थी। ये मेरा एक मतलब मोटिव है कि फ्यूचर को लेके। और जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, आपको पता है कि जगन्नाथ जी मतलब हमारा सब कुछ है। मतलब ऐसा लगता है कि हम्म। वो उनका जो आंख देखने से हम इमोशनल हो जाते हैं। तो एक इच्छा है कि हम्म। मैं दुनिया में सारे कंट्रीज में जाके जगन्नाथ जी का पेंटिंग बनाऊं। वो एक सपना है। वो मुझे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ चुके हैं कि जब मैंने जगन्नाथ जी का 108 पेंटिंग बनाया था, उस टाइम हम्म। जब बहुत सारे इंटरव्यूज हुआ तो उन लोग पूछते थे कि आप लोग का क्या जगन्नाथ जी को लेके आगे जाके क्या एक है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जगन्नाथ जी को सारे कंट्रीज में जाके मतलब जगन्नाथ जी का पेंटिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज है, कुछ कुछ कंट्रीज में जगन्नाथ जी का मतलब रथ यात्रा चल रहा है, फिर भी मुझे सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज, अब तो सब हर जगह हो गया है। अब तो पाकिस्तान में भी आई थिंक 7 मंदिर हो गए हैं, और रिसेंट 2 साल पहले रथ यात्रा हुई थी पाकिस्तान में। हाँ, तो वो एक है कि मुझे बनाना है जगन्नाथ जी का। हमारा पहले मैं अपना स्टेट को कंट्री में रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि आज भी लोग सोचते हैं कि नहीं, उड़ीसा में इतना टैलेंटेड लोग नहीं है, उड़ीसा में ओनली मतलब फ्लोर होते हैं उड़ीसा में। अब भी हम्म। मतलब डेवलप लोग है, बहुत सारे मतलब हम्म। रूमर्स है उड़ीसा को लेके, बहुत सारे स्टेट में लोग सोचते हैं। जितने भी मेरा नॉन उड़िया हम्म। फ्रेंड्स है, वो लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम उड़ीसा से हो, सुंदर हो, ऐसे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, उड़ीसा में बहुत टैलेंटेड लोग। एग्जैक्टली। बस ये है कि हाँ, बस ये है कि सबके सामने आना, ये है कि कोई मतलब उतने तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं अपने स्टेट को लेके पहले अपने कंट्री में अपने जितने भी स्टेट से उन सबके सामने रिप्रेजेंट करूँ, फिर अपने कंट्री को लेके मतलब बाहर कंट्रीज में रिप्रेजेंट करूँ। मुझे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मुझे वो ऐसे ही कैनवास में पेपर में पेंटिंग करके नहीं आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा हम्म। कुछ करना है कि जो कोई सोच भी ना सके, ऐसे ही बनाना है। ओके। यू वांट टू और डू ये इम्पॉसिबल थिंग। तो ऐसे जगन्नाथ के हाँ, बिना आप नहीं कर सकती इम्पॉसिबल थिंग, बिकॉज मैंने रिसेंटली अपनी कुछ वीडियोस में बोला है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत सीक्रेट लाइन है, ध्यान से सुनना इस लाइन को। कहता है इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है और हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कोई ऐसी चीज करना चाहता है जो इम्पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है। बट बिना हाँ, भगवान के आप इम्पॉसिबल चीज कर ही नहीं सकते। तो आपको भगवान के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज द पर्सन हाँ, जो आपको इंटेलिजेंस दे रहा है, ही इज द पर्सन जो आपको बताएगा कि कैसे करना है। बिकॉज आप जगन्नाथ के लिए अगर हाँ, करने जा रही हो तो इट मीन जगन्नाथ ही आपको बताएंगे क्या करना है। बिकॉज जगन्नाथ अपना प्रसाद भी किसी को अपनी मर्जी से नहीं बनाने देते। जगन्नाथ का प्रसाद भी जो वहां बनता है पूरा जगन्नाथ जी ने खुद बताया है कि मुझे कैसे सेवा करनी है, मेरा कैसे ध्यान रखना है, कैसे मेरे लिए प्रसाद बनेगा, सब जगन्नाथ जी ने खुद बताया है। तो आई थिंक हाँ इम्पॉसिबल जी। विदाउट गॉड करना इम्पॉसिबल है एक्चुअली। इम्पॉसिबल विदाउट गॉड करना इम्पॉसिबल है एक्चुअली में। मैं बताना चाहूंगी कि जब जगन्नाथ जी रथ में थे, तो उस टाइम हम्म। एक मतलब एक दीदी ने, वो पूरी गए थे, तो वो मेरे लिए अबड़ा लेके आए थे, जो अबड़ा भोग होता है हम्म। भगवान के पास, वो लेके हाँ आए जी, हाँ थे। और जी। खुद मुझे कि वो जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भगवान जब रथ में होते हैं, उनका जो हम्म। प्रसाद होता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है।
मतलब हम्म। बाकी दिन के प्रसाद से बहुत ज्यादा होता है। तो अनएक्सपेक्टेडली ओके। मुझे रात को 9 बजे बोले कि तुम चौक के पास आओ, मेरे से अबड़ा लेके जाओ। मुझे ऐसा लगा तब, मतलब रथ यात्रा और बाहुड़ा के अंदर का दिन है तब। ओके। तो फिर ओके। मैंने, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं खुश हूँ या मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी खुद आके मुझे दे रहे हैं। जो उनका इट्स कॉल्ड 108। रेसिप्रोकेशन। हाँ, रेसिप्रोकेशन, ऐसा लगता है रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान हमारे साथ। जैसे वो हमारे हाँ हार्ट को जान रहे हैं, और वो जैसे होता है ना कि माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप, बच्चा दुखी होता है तो माँ क्या करते हैं, खाना बना के लेके आती है बच्चे के, और क्या कर सकती है वो, या तो प्यार करेगी या हाँ खाना बना के लेके। तो भगवान का जो प्रसाद आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान प्यार से मेरे लिए खाना भेज रहे हैं कि तो बेटा तुम खाना खाओ, दुखी मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए। क्योंकि तो इट्स लाइक उस लाइक टाइम लाइक दैट। मुझे उस टाइम मुझे बहुत सारे प्यार मिला था, बहुत सारे प्यार मिला था। कुछ ना कुछ जगह पे थोड़ा हेट भी मिला था। कोई कोई हम्म। ऐसे बोलते कि आप मतलब जगन्नाथ जी रथ यात्रा है इसीलिए आप 108 पेंटिंग बनाए हैं। कोई बोले कि उसके पास नहीं बनाओगे। ऐसे बहुत सारे अच्छा। सवाल मुझे कि हम्म। जब भगवान जी का पेंटिंग करना शुरू किया था, मैंने भगवान जी को बोला था कि मैंने नहीं बोला, मैं भगवान जी को कभी नहीं पूछती भगवान जी मुझे सक्सेस दे दीजिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। मैं पहले भगवान जी को ये मांगती थी कि मेरे पापा का तबीयत ठीक कर दे। जब पापा का हम्म। डेथ हो गया तब से मैंने भगवान जी को ये मांगा है कि भगवान जी आप मुझे उतना स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं हार्ड वर्क कर सकूं। आप मुझे एग्जैक्टली। उतना स्ट्रेंथ दीजिए, मैं अपने काम खुद करूं, पर आप मुझे उतना स्ट्रेंथ दीजिए कि जो करने जा रही हूँ वो कर सकूं। उतना ही मांगती एग्जैक्टली। हूँ। तो फिर मैंने नहीं मांगा भगवान जी से भगवान मुझे मीडिया आके कवर करे, भगवान जी आप मुझे ये दो वो दो। तो वैसा हम्म। नहीं है। लाइक ऐसा होता तो भगवान जी मेरे लिए अब बड़ा नहीं भेजते। ऐसा लगा कि भगवान जी का आशीर्वाद था मेरे लिए। तो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली। अच्छा लगा इस चीज को। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स हैं आपके एक्चुअली में। एक आर्टिस्ट का हार्ट, आपसे आज बात करके मुझे एक्चुअली में एक आर्टिस्ट का हार्ट पता चला, बिकॉज आई डोंट नो कि एक आर्टिस्ट का हार्ट कैसा होता है, एक आर्टिस्ट दुनिया को कैसे देखता है और वो कैसे सोचता है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बताया कि हाँ, एक आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी होती है, मतलब वो किस तरीके से अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस कर रहा होता है, उसके पास भी जॉब स्ट्रगल्स होते हैं, फैमिली स्ट्रगल्स होते हैं, एंड स्टिल उन सबको साइड करके एक दिन वो बैठता है और अपनी आर्ट को निकालता है बाहर, क्योंकि दिस इज द थिंग। और हम हमें लगता है, हम देखते हैं पेंटिंग, देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, बट उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे की मेहनत, सही उसके है। पीछे जो आदमी खड़ा है उसको हम कभी देख ही नहीं पाते। आई थिंक ये एक कभी कभी अननोन तो सेक्टर है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, सो कभी कभी तो के। आंसू आ जाते हैं। लाइक मैं कभी कभी देखी हूँ, मेरे पेंटिंग करते करते ना मेरे पेंटिंग के ऊपर आंसू भी गिर जाती है। तो ओके। ओके। वो बट एक होता है। लाइक वही कनेक्शन में जब बोल रहे हैं ना, कनेक्शन कनेक्ट हो जाते हैं हम उन चीजों के साथ, और हम हमें बह जाते हैं उन चीजों की, हाँ अरे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। और आई थिंक वो एक अलग ही स्टेट होती है जिसको शायद डिफाइन नहीं किया जाता, उसको शायद एक्सपीरियंस किया जा सकता है। डिफाइन करना डिफिकल्ट है उसको फिलोसफिकली में, कि आप उस समय किस कनेक्शन में होते हो गॉड के साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप कि आज जो भी लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना चाहते हैं और उसको आगे जाके प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, बिकॉज आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम पे अपने आप को राइज किया है। शायद उस समय कोई इंसान टूट जाए या बिखर जाए और बोलेगा मैं ऐसा क्यों करूं, लाइक देर इज नथिंग फॉर मी। मेरे फादर चले गए हैं जो जिनके लिए मैं हर समय एंग्जाइटी लेती थी, आज वो चले गए हैं तो मैं और क्या करूं, लाइक टूट जाता है इंसान। बट आपने आपको खड़ा किया और संभाला, और आज आप हमारे सामने बोल रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। आई थिंक दैट दैट इज द मेन थिंग जो आपने लाइफ से सीखी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप मुझे अपने बात रखने के लिए इतना टाइम दिया, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मैं फिर से वो कुछ दिन पहले की चली गई कि लाइक लाइक मैं मुझे याद आ गया कि मेरा जर्नी जो है कितना डिफिकल्ट था। पर हम्म। ये मुझे इंस्पायर करते, अपना जर्नी ही मुझे खुद को इंस्पायर करते है कि नहीं, अगर मैं इस टाइम से निकल के आ गई तो मैं आगे भी और कुछ कर सकती हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।